इंडियन स्टॉक मार्केट ऑफ है, ग्लोबल मार्केट में तबाही है। बाजार को देखोगे 4% गिरे हुए हैं दुनिया के शेयर बाजार। सो कल जब बाजार खुलेगा तो क्या हो सकता है, ये जो 2 अप्रैल का संकट छाया हुआ है इसको कैसे देखोगे, इस वीडियो में सब मिलेगा। पूरी वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा। 2 अप्रैल को क्या मार्केट क्रैश करने वाली है। यूएस में जो रिसेशन है उसके कंसर्न्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे बाजार में क्या पॉसिबिलिटीज है और एज ए इन्वेस्टर क्या आपको स्मॉल कैप मिड कैप को कंसिडर करना ही चाहिए इस समय पे, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं बाजार के अंदर जो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाल करके देगी। इस वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करेंगे, कुछ Q&A लेंगे। कोई क्वेश्चन आपका भी है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, नेक्स्ट Q&A वाली वीडियो में मैं आपका पिक कर लूंगा। लॉजिकल वीडियो पसंद है, क्रिटिकल थिंकिंग पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की नहीं, हर तरीके के सिनेरियो को एनालाइज करने के बाद देखते हैं कि मार्केट का आउटलुक क्या होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। सबसे पहले बात शुरुआत कर लेते हैं 2 अप्रैल की, क्योंकि इस समय पे तहलका मचा हुआ यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर कि भाई 2 अप्रैल को ऐसा हो जाएगा कुछ कि दुनिया तबाह हो जाएगी, मार्केट क्रैश हो जाएगी, हमारी दुनिया की मार्केट क्रैश हो जाएगी। क्यों है? क्योंकि भाई 2 अप्रैल को ट्रंप ने बोला है कि रेसिप्रोकल टैरिफ इंट्रोड्यूस कर देंगे हमारे भैया। अब रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है और ट्रंप को उससे क्या बेनिफिट मिलेगा ये समझो तो आपको जो आगे की पिक्चर है वो समझने में आसानी होगी। इसलिए कहते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप चीजें समझ पाओगे, है ना। लोग इस पे फोकस नहीं करते, बट समझो इस चीज को। अब जो यूएस है वो नेट इंपोर्टर बन चुका था। यूएस एक ग्लोबल पावर है, आपको भी पता है, हर इंसान चाहता है कि यूएस उसके फेवर में रहे क्योंकि डॉलर है उसके पास। अब जो यूएस है वो एक नेट इंपोर्टर बन चुका है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी खत्म सी होते हुए दिख रही है। अगर हम डिफेंस को छोड़ दें और आईटी को छोड़ दें तो यूएस में ऐसा कुछ है नहीं जो उसको बैकबोन बन पाए। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ ये भी समझो, क्योंकि यूएस में पढ़ाई लिखाई पे फोकस नहीं हो पा रहा। यूएस की जो इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री चल रही है वो हम जैसे इमिग्रेंट्स की वजह से ही चल रही है। वहां पे अगर आप जाके देखोगे तो सत्य नडेला हो गए जो कि इंडियन ओरिजिन के ही हैं, है ना। वैसे गूगल के, अमेजोन के, ऐसे सारे जो बड़े सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन के या फिर चाइनीज ओरिजिन के। यूएस ओरिजिन के लोग बहुत ही कम है वहां पे। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया। वहां पे जो ड्रग है और माफिया है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम यूएस की बात करें, जिस वजह से यूएस की इकोनॉमी डाउन हुई, जो इमिग्रेशन हुई वहां पे वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव माइंडसेट के साथ आई है, काफी ग्रोथ माइंडसेट के साथ आई है। इंडियन चाइनीज वैसी फेमस इस चीज के लिए, तो जिस वजह से यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गिरनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आईटी के अंदर माइंड से काम चल जाएगा, डिफेंस के अंदर माइंड से काम चल जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको क्या चाहिए होता? सस्ते लेबर चाहिए होता ताकि आप सस्ता प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाओ, जो कि इंडिया और चाइना के पास है। ये एक मेजर कंसर्न है यूएस को कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग में तो पीछे जा रहे हैं। इवन हमारा जो डॉलर है वो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, यूरोप हो गए, ये सारे कमा रहे हैं। ये एक मेजर कंसर्न है जिस वजह से जॉब का इशू यूएस में देखने को मिल रहा है। अब जो ट्रंप आए उन्होंने ये बोला कि या तो आप हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करो, हर देश के हर इंडस्ट्री को बोला, या अगर आप हमें एक्सपोर्ट करोगे तो मैं वहां पे टैक्सेस लगा दूंगा। सिंपल शब्दों में यही रेसिप्रोकल टैरिफ है कि हमारे प्रोडक्ट पे जितना टैक्स आप लगाते हो उतना ही टैक्स हम आपके प्रोडक्ट पे लगाएंगे। क्योंकि अभी तक यूएस जो इमर्जिंग मार्केट होती थी जैसे इंडिया हो गई, थाईलैंड हो गई, इनके ऊपर इतना टैक्स नहीं लगाता था, इवन बहुत कम टैक्स लगाता था। तो ये मोटा मोटा है रेसिप्रोकल टैरिफ। अब इससे हुआ क्या? अब इससे होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगी हो जाएंगी चीजें, चीजों के दरों के प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे टिपिकल तरीके से देखें इंडिया को, तो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है यूएस को। यूएस में फार्मा ना के बराबर ही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं ही होती। और जो इंडिया है वो भी रॉ मटेरियल जिसको एपीआई कहते हैं वो इंपोर्ट करती है चाइना से। तो हमने रॉ मटेरियल चाइना से बना मंगाए, एपीआई मंगाई, उसको मैन्युफैक्चर करा, उसको एक्सपोर्ट कर दिया यूएस को। इससे क्या हो रहा है? इंडिया तो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को, लेकिन यूएस ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इंडिया को, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। अगर वहां पे कुछ मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में आएगा, इंडिया में बहुत सारा टैक्स लगता है यूएस के प्रोडक्ट पे, तो इस वजह से क्या होता है वो महंगे हो जाते हैं। और हमारी जो जनता है, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है स्पेशली, वो इतनी ज्यादा है नहीं कि भाई वो यूएस के जो प्रोडक्ट आए हैं उसको कंज्यूम कर पाए। ये नेट नेट इशू चल रहा है, जिस वजह से रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा है दुनिया के हर एक देश के ऊपर। मतलब जितना हम पे लगाओगे उतने टैक्स आप पे लगेगा। अब इससे होगा क्या? इससे क्या मार्केट क्रैश हो जाएगी? नहीं, लेकिन इससे आएगा रिसेशन। अगर आप देखोगे गोल्डमैन सैक कह रहे हैं कि भैया जो ट्रम्प का टैरिफ है ये इन्फ्लेशन के अंदर स्पाइक कर सकता है, जो कि ग्रोथ पर डालेगा इंपैक्ट
और जो रिसेशन है उसका रिस्क बढ़ा देगा। रिसेशन का रिस्क क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि अब आप एक वॉर में जा रहे हो जिसको कहते हैं ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, और यूएस कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसको भी सेल्फ डिपेंडेंट बनने में कम से कम 5-6 साल लगेंगे, कम से कम की बात हो रही है। और यूएस हर इंसान को डराना चाहता है जिससे उसको बेनिफिट मिल जाए, लेकिन अब लोग डरना बंद कर चुके हैं ऑलरेडी कि भैया ठीक है, इट्स फाइन। इंडिया जो है उसके फेवर में काम करना चाहता है, क्योंकि भाई हमारा तो एक वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स अगर हम मानते हैं दुनिया में तो भाई यूएस है उनमें से, तो हम तो चाहते हैं कि भाई हम उसकी गुड बुक में रहे। लेकिन जो यूएस है वो अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा अगर रेसिप्रोकल टैरिफ उसने ऐड कर दिए, जिस हिसाब से वो टैरिफ चाइना और बाकी देश के ऊपर, मैक्सिको हो गया, यूरोप हो गया, उस पर लगाने की बात कर रहा है। तो नेट नेट आपको एक चीज समझनी है कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ आ गया तो हम पे तो इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन दुनिया पर भी इसका इम्पैक्ट होगा अगर ऐसा हो जाता है। तो मेरा मानना ये है, मैं सही हो सकता हूँ, गलत हो सकता हूँ, बिकॉज ये कोई भी कहीं पे लिखा नहीं हुआ, मेरा मानना ये है कि पर्टिकुलर आइटम के ऊपर ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, ठीक है, जो कि ट्रंप ने अपने मुंह से ही बोला है कि भाई हम हर चीज के ऊपर नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इसको एकदम से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। 2 तारीख को बोला गया कि भाई हम लगा देंगे, लेकिन मुझे लगता है वापस से बैक स्टेप लिया जाएगा, जिस हिसाब से रिसेशन के कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं यूएस के अंदर। क्यों? अब सपोज करो कोई इंसान मेडिसिन खरीदता है, 1 रुपए की सैराडॉन मिलती है, सपोज करो, अब यहीं पर टैरिफ बढ़ गए तो भाई 1 रुपए की जगह 1.5 रुपए की हो जाएगी। 50% अगर टैरिफ बढ़ा दी उन्होंने तो उससे क्या होगा, जो आम जनता है उसके लिए चीजें खरीदना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि रिसेशन आ गया। अब रिसेशन आ जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे जो जॉब है वो भी जाएगी और बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। तो जो ट्रंप है या इलॉन मस्क है वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि भाई रिसेशन में ना जाए, लेकिन इससे जो यूएस है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, ये तो क्लियर बात है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये 2 अप्रैल का क्या गेम चल रहा है, लोग क्यों परेशान है कि भाई मार्केट क्रैश होगी या नहीं होगी। अब बात करते हैं कि क्या मार्केट क्रैश हो सकती है। अब मार्केट क्रैश की जब आप बात करते हो तो आप बात करते हो बड़े सेक्टर्स की जो कि गिर सकते हैं। सबसे पहले समझो, अगर हमारा जो सेक्टर है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है तो भाई क्रैश नहीं होगी। जैसे क्या बैंक्स आपके एक्सपोर्ट करते हैं? वो एक्सपोर्ट नहीं करते, तो बैंकिंग में क्रैश आएगा? चांसेस है नहीं, सेंटिमेंट की वजह से गिरावट आ सकती है, बट क्रैश आएगा नहीं, सेंटिमेंट की वजह से गिरावट आती है, क्रैश नहीं आता। कंज्यूमर क्या क्रैश आएगा? नहीं, क्योंकि कंज्यूमर में हम कंज्यूम करते हैं, एफएमसीजीज कंपनी होती हैं। क्या जो हमारी एफएमसीजी है या कंज्यूमर ड्यूरेबल है, क्या उसमें आएगा? नहीं। क्या ऑटोमोबाइल में आएगा? हम एक्सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन हम इतना भी एक्सपोर्ट नहीं करते कि हमारी ऑटोमोबाइल वाली कंपनीज बहुत ज्यादा गिर जाएं। सो नेट नेट अगर मैं मानूं तो शेयर बाजार के अंदर गिरावट आने के चांसेस हैं, फॉर श्योर हैं, लेकिन ये इतना बड़ा गिरावट नहीं होगा जितना बड़ा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। एक्सपोर्ट सेक्टर्स के अंदर मेन इंपैक्ट आएगा, जैसे आईटी हो गया, आईटी को तो उसने हटा दिया कि भाई मैं आईटी के ऊपर कोई भी बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगाने वाला, ये ट्रंप का कहना है। तो आईटी कहीं ना कहीं इससे आपको बचता दिखेगा, फार्मास्यूटिकल पे इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में है तो आपकी नजरें जरूर होनी चाहिए 2 अप्रैल के ऊपर। अब क्या ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई धरती खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर रिसेशन आ गया यूएस में तो भाई ट्रंप के भी हाल खराब हो जाएंगे। तो रिसेशन की दिक्कत मतलब अगर इन सारी सिचुएशन की वजह से ऐसा होता है तो भाई यूएस जो है वो एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग आकर के ट्रंप के धज्जियां उड़ाएंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली ये होता हुआ दिख सकता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ का जितना बड़ा इंपैक्ट दिख रहा है उतना ना हो। अब बात करते हैं एक और चीज जिसको कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी। जो मार्केट होती है ना, जब वो अनसर्टन होती है तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, लेकिन जो 2 अप्रैल वाली दिक्कत है वो लोगों को पता है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है मार्केट गिरे ही ना, मार्केट बहुत कम गिर करके संभल जाए, ठीक है। तो ये चीजें होने के चांसेस है क्योंकि चीजें प्राइज इन होती है। जो बाजार गिरा हुआ ये प्राइज इन होता है। एक और चीज आपको समझनी है कि हमारा बाजार ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है, यहाँ पे गिरावट के चांसेस ऑलरेडी थोड़े से कम हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम कुछ सेगमेंट पे एटलीस्ट लार्ज कैप में अंडर वैल्यूड है, बैंक्स पे अंडर वैल्यूड है, एफएमसीजी कंज्यूमर में अंडर वैल्यूड है, जो ओवर वैल्यूड है, ओवरवेट है, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो अब आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो क्या स्मॉल कैप अभी सेंस बनाते हैं? जो संभावनाएं हमें इस समय पे दिख रही हैं बाजार के अंदर वो ये बताती हैं कि बाजार गिरा और रेसिप्रोकल टैरिफ हम पे लग गया, ठीक है, तो स्मॉल कैप में गिरावट आएगी, मिड कैप में भी गिरावट आएगी, लार्ज कैप दूसरी साइड कम गिरते हुए दिख सकते हैं। एफआई ऑलरेडी बेच चुका है, लार्ज कैप ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है।
तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट आएगी और रिकवरी वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होगी, जो हमें सिचुएशन बता रही है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी और अट्रैक्टिव दिख रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज कैप, निफ्टी 50 के स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड अच्छे रहने वाले हैं। जैसे ही सपोर्ट पे आए खरीदना शुरू किया जा सकता है, रेसिप्रोकल टैरिफ के बावजूद। बैंक्स अच्छे दिख रहे हैं, कंज्यूमर अच्छा दिख रहा है, एफएमसीजी अच्छा दिख रहा है। ये आपको देखना है, कंज्यूमर स्टेबल एक सेगमेंट होता है, वो अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई मेजर इम्पैक्ट आएगा। इवन सेंटीमेंट की वजह से गिरा भी तो रिकवरी अच्छी हो जाएगी। ये कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो आपको बचा करके रखेंगे। म्यूचुअल फंड की बात की जाए, स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत दिक्कतें और मिड कैप में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, जो मैं शायद, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, सितंबर से बोल रहा था यार प्रॉफिट बुक करो, लेकिन अभी भी मुझे लगता है थोड़ा कंसर्न रहेगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गई है बट अभी अंडर वैल्यूड की साइड नहीं गए हैं हम, अभी भी ओवरवेट है मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो बेस्ट, अगर मैं म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात बताऊं तो कौन सा बेस्ट कैटेगरी होने वाला है किसी को अगर इन्वेस्ट करना है ऐसी मार्केट में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बेस्ट होने वाली है। इसके अंदर आपको लार्ज कैप का, मिड कैप का और स्मॉल कैप का फ्लेवर मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लेते हो। अगर पराग पारिक लेते हो तो भाई आपको यूएस का फ्लेवर भी मिलता है उसके अंदर। सो पराग पारिक जैसा म्यूचुअल फंड आप कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हो। लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है। इसके बारे में तब भी बात करी थी जब मार्केट ऑल टाइम हाई था, लोगों ने बढ़िया गालियां दी थी, क्योंकि पराग पारिक चला नहीं था। लेकिन जब ये गिरा है तब तो आपको पता चलेगा कि भाई पैसा बनाना जितना इंपॉर्टेंट है, उस पैसे को बचा करके रखना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमारी नजरों में होते हैं। दूसरी कैटेगरी हो सकती है मल्टी कैप कैटेगरी। अब मल्टी कैप कैटेगरी में एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो होता है कॉम्बिनेशन, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप में आपको पैसा डालना ही होता है। तो जो फंड मैनेजर है वो चाहे या ना चाहे उसको ये चीज़ फॉलो करनी होती है। 25% फंड मैनेजर के हाथ में होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करता है। सो अगर आप इस सिचुएशन के अंदर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लमसम करना चाहते हो, ताकि कोई रैली आपके यहाँ से ना चली जाए, आपको इन्वेस्ट करना ही है। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, आप उनको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। मल्टी कैप में निपॉन इंडिया का आता है, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। और एक थर्ड कैटेगरी जो अच्छी हो सकती है वो है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की। एक कैटेगरी आती है, जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक ऐसी कैटेगरी आती है। इसके अंदर निपॉन का और मोतीलाल का जो लार्ज एंड मिड कैप है, इवन एसबीआई का जो लार्ज एंड मिड कैप है, ये तीनों अच्छे हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये जो 2 अप्रैल की पंगेबाजी चल रही है ये है क्या, क्या इंपैक्ट होगा, कहाँ अच्छा ऑप्शन है डालने का। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। महादेव जी का कमेंट आ रहा है, बहुत प्यारा कमेंट है। ये कह रहे हैं सर मैं मुंबई से हूँ, आपकी प्रेडिक्शन बहुत शानदार है। जब आपने लास्ट टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी तब बोला था कि भाई प्रॉफिट बुक करो, पराग पारिक जैसे फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग यूट्यूब पर उस वक्त आपको फॉलो किया होता तो बहुत प्रॉफिट कमाया होता। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा पहली चीज़ तो सेल्फ मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए ऐसे कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। सो थैंक यू सो मच महादेव सर, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब होती है ना कि यार आप एफर्ट लेते हो। मेरा ये चैनल बनाने के पीछे का रीज़न ये था, जितना मुझे आता, थोड़ा बहुत ही आता है भाई, मार्केट बहुत बड़ी है, मैं तो शायद बहुत कुछ हूँ भी नहीं इसके आगे, बट जितना कुछ आता है ये कोई प्रिडिक्शन नहीं होती, ये एनालिसिस होती है, जो मैं आपके सामने हर दिन करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये चीज़ें दिख रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मेरा टारगेट है कि 75% मैं सही हूँ, 25% भाई गलत कोई भी इंसान हो सकता है। और अगर मैं ये करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको रीजनिंग देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझो, मेरे बोलने पे मत जाओ, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ। क्योंकि अगर आप ये कुछ चीज़ें समझ गए, आपके पास दिमाग है, आप क्रिटिकल सोच सकते हो कि भाई इस सिनेरियो में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप डेटा बैक एनालिसिस देखते हो, आपको मार्केट के बारे में पता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है, तो आप अच्छे डिसीजन लेते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई टिप और प्रो मत मांगो कि भाई मेरे को ये चीज़ें बता दो, सीखो। जितना सीखोगे ना, टाइम दोगे, हर दिन देखोगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा और सेल्फ डिसीजन आप ले पाओगे, ये अच्छा रहेगा। राकेश जी का कमेंट है, बहुत प्यारा कमेंट है। ये कह रहे हैं पोर्टफोलियो 4 स्मॉल कैप हैं और तो वो रेड हो गए हैं सर, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा या नहीं, ये क्वेश्चन है। रेड से डर नहीं लगता। और इसी के नीचे DJ 40 का क्वेश्चन है, कह रहे वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पूरा जवाब नहीं देते। तो आप दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मैं इसी में दे देता हूँ। तो मेरे भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप पहली चीज़ प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हो कि भाई क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है, नहीं, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती।
दुनिया में अगर कोई भी आपको ये कह रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, गारंटी, उसके लास्ट में गारंटी लगा दी उसने, तो वो झूठ कह रहा है आपसे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है पैसा ना बने, कोई गारंटी नहीं होती स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के अंदर। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ हमेशा, आप कभी भी बड़ी इकोनॉमिक्स को देखो, बड़ी इकोनॉमीज को देख लो, यूके की जा करके देख लो, आप चाइना देख लो जा करके, काफ़ी लंबे समय तक नहीं बनाया उन्होंने पैसा लोगों के लिए। जो पैसा बनाया था लोग वहाँ पे पागल थे भाई, पैसा नहीं बना। क्या ये इकोनॉमी के लेवल पे दिक्कत थी? हाँ थी, उनकी ग्रोथ खत्म हो गई थी, ग्रोथ खत्म हो गई थी तो भाई नहीं बनाता शेयर बाजार। शेयर बाजार पैसा बनाता है ग्रोथ की वजह से। आपका देश ग्रो कर रहा है तो बना रहा है। जैसे यूएस है, उसके पास पहली चीज डॉलर है, उसके पास गोल्ड रिजर्व बहुत है, हम सब पूरी दुनिया का पैसा उसके पास पड़ा है, जिसको फॉरेक्स करेंसी कहते हैं। तो हम सब यूएस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वहां पे डिफेंस और आईटी ग्रो कर रहे हैं, इस वजह से यूएस आज तक ग्रो कर रहा है। काफी एक बंदे ने पूछा था कि यूएस क्यों ग्रो कर रहा है, तो ये बेनिफिट है यूएस के पास। और जो इंडिया है वो हाई ग्रोथ देश है। हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ होती है ऑन एन एवरेज 7 से 8% की मानी जाती है। इस वजह से आपको लास्ट 20 साल में इतने रिटर्न मिले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। इट्स टोटली डिपेंड कि आपका देश कैसे काम करता है। इट्स टोटली डिपेंड्स आपके देश के अंदर पॉलिसी कैसे काम करती है। इट्स टोटली डिपेंड्स कि आपके देश की ग्रोथ कैसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना है, आपका जो देश के बंदे हैं, लाइक हम 140 करोड़ की जनता हैं, क्या हम प्रोडक्टिव हैं और क्या प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकते हैं, क्या हम हाई पेइंग जॉब जनरेट कर सकते हैं जिससे हमारी पर कैपिटा ग्रो हो जाए। तो ये बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं। इसी वजह से कहते हैं ना, हर इंसान आपको कह रहा होगा भाई लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा, लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा। क्यों? उसे ये सारी चीजें नहीं पता। वो 20 साल का पुराना चार्ट आपको दिखाता है, लेकिन 20 साल में इंडिया कितना ग्रो करा ये नहीं बताएगा कोई। इंडिया ग्रो करा, इस वजह से पैसा बना। इंडिया ग्रो ना करे तो भाई पैसा नहीं बनेगा। तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी चीज की गारंटी नहीं होती। जब हम कहते हैं भाई अगले 10 साल में पैसा बन सकता है, हम क्यों कहते हैं? हमें ये लगता है कि भाई देश हमारा ग्रो करेगा अगले 10 साल तक, एटलीस्ट स्टैग्नेंट नहीं होगा, ग्रोथ दिख रही है। इसी वजह से आप मुझे कभी नहीं बोलोगे भाई 20 साल में ये हो जाएगा, 40 साल में ये हो जाएगा। हम अजम्पशन लग सकते हैं, वो होते हैं ना कौन से इंसान के हसीन सपने, ठीक है, हम वो जरूर देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई विजन 1-2 साल 5 साल का रखो आप, अच्छा रहेगा। 5 साल तक का रखते हो, फिर अगली 5 साल के बाद 5 साल के बाद देखी जाएगी क्या होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक गलत पॉलिसी बनाई आपके पॉलिटिशियंस ने तो आपके देश के लंका लग जाने। जैसे आप यूएस को देख लो, यूएस में रिसेशन आने की उम्मीद हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रंप खेल रहा है उनकी पॉलिसी के साथ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके देश की पॉलिसी कैसे बनेगी, इंडस्ट्री को कितना सपोर्ट मिलेगा, पर कैपिटा इनकम कैसे बनेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगले 5-6 साल तक, अगर मैं आपको इन शॉर्ट टर्म बताऊं गारंटी ना देते हुए, तो अगले 5-6 साल तक मुझे लगता है पैसा बनेगा। अगले 5-6 साल तक अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपको टिके रहना चाहिए। 5-6 साल के बाद क्या होगा वो 5-6 साल के बाद ही डिसाइड करें तो अच्छा रहेगा। डे 1 पे अगर मैं 20 साल की कमिटमेंट करूंगा तो मुझे नहीं पता कि भाई 20 साल में क्या होगा। 20 साल में हो सकता है मेरी इनकम एकदम से बढ़ जाए, मैं बिजनेस कर लूं, इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ जाए या इकोनॉमी और तेजी से ग्रो कर जाए। सो प्रिडिक्शन 20 साल की मुश्किल है। तो जो भी कहता है 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो, बोलो 20 साल का नंबर कहां से लाए हो आप? क्यों लाए हो 20 साल? क्या है 20 साल में, ऐसा क्या हो जाएगा 20 साल में? तो जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे वो आपको अवॉइड करेगा, वो आपको अवॉइड ही करने वाला है, या बोलेगा हमारा देश ग्रो करेगा। अरे भाई देश ग्रो कैसे करता है ये तो बताओ। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हो तो आपको प्रैक्टिकल आंसर मिलते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल आंसर पसंद करते हो या वैसे सोचना पसंद करते हो तो आप असली जिंदगी में पैसा बनाते हो। चाहे आप जॉब में हो, पर्सनल लाइफ में हो, स्किल में हो, जितना प्रैक्टिकल रहोगे पैसों को लेकर के आपकी जिंदगी आसान होगी और आप पैसा बना पाओगे। सो आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि भाई देश हमारा लग रहा है 4-5 साल तक ग्रो करेगा, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन है, ग्रोथ है, अभी जीडीपी ग्रो कर रही है। पॉलिसी ऐसा बहुत खराब नहीं आई है, खराब आई है कुछ पॉलिसीज, लेकिन ठीक है इम्पैक्ट होगा और हम अंडर वैल्यूड हो चुके हैं, तो इस वजह से लग रहा है। और भी डिटेल चाहिए तो बता देना कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।